हेलो बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे बच्चे। और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको थैंक यू बोलना आप सभी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा 50+ सब्सक्राइब करवा दिया। ऐसे ही जल्द से जल्द आप हमें 500 सब्सक्राइबर करवा दें प्लीज़ दोस्तों। हमारी यूट्यूब फैमिली थैंक्स, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो आज में है साइंस का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, क्लास 7 चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण इन हिंदी मीडियम 1 शॉर्ट। आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं करते। प्राणी यानी कि जंतु ऐसा नहीं करते, उनके हुए स्वपोषी नहीं विषमपोषी होते, मतलब कि ना परपोषी होते, दूसरे के ऊपर पलाते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अपना परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं बच्चों। क्या कुछ प्राणी सीधे पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे कि प्राणी आप देख सकते, जैसे कि गाय ये सीधे ही जैसे घास भूस को इन सबको खा लेते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को आहार बनाते जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव से सभी जीवों को वृद्धि करने के शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। ठीक है। प्राणियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये आहार यानी कि भोजन ग्रहण करने में मदद करती है, और ये इन सारे चीज़ों में इनकी विधियों में शामिल है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ देखिए, हमने कक्षा सेम पढ़ा था ना कि खाद्य भोजन करने के संगठक है। जैसे इनमें हम चार का नाम लिखना है। अभी हम इसको फिर से याद कर लेते हैं कि कितने संगठक होते हैं खाद्य भोजन के। कार्बोहाइड्रेट पहला, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन और पांचवा खनिज लवण। 5 प्रकार के हमारे खाद्य संगठक होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 4 बोला है लिखने को। देखिए अब आगे बढ़ते। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दर्शाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में देखिए, जैसे कि ये समझ लीजिए आप, ये कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ अब ये ना गया है आपके पेट में, यानी कि जिस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और ये इस प्रकार से टोट डाला है, यानी कि सरल पदार्थों में, जिससे कि हमारा खाना यानी कार्बोहाइड्रेट पच सके और अपाचन ना हो पाए, और पाचन से अच्छी प्रकार से वृद्धि हमारी हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाचन। अभी हम बोला कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि ना हमने अभी देखा कि ना ये जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट ये पेट में जाकर सरल पदार्थ बनता है, जिससे कि हमारा भोजन पच सके, यानी कि पाचन हो पाए, तो वही है पाचन। ये टूट जाता है, अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाता है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंग बर्ड, यानी कि देखिए मरमर पक्षी को हम हमिंग बर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी शिकार को समूचा निगल जाते हैं।
जलीय प्राणी आसपास पानी में तैरते खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप हम खुद से ये आप बच्चों घर पे आप खुद से पढ़ के इसको हम इस क्रियाकलाप खुद से भी पढ़ के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। हम सिर्फ चैप्टर का भी समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बताएगा अद्भुत सत्य। स्टार फिश, ये देखिए अच्छी, ये स्टार फिश है। स्टार फिश तारा मछली। कैल्शियम कार्बोनेट एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक वो है, मतलब कि संगठक भी है। ये भी एक कठोर कवच। स्टार फिश के कैल्शियम कार्बोनेट से ही कठोर कवच बनते हैं। मतलब कि जो स्टार फिश है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को खाती है। क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को खाती है। इसका प्रकार कुछ इस प्रकार से हो सकता है। कवच खोलती है पहले, फिर मुख से अपना आमाशय बाहर निकलती है। क्या आपने बच्चे सुना है कि कोई भी इंसान अपना आमाशय खुद मुख से बाहर निकालते नहीं, लेकिन ये जो स्टार फिश है ये अपना आमाशय खुद ही बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। जो मुलायम गद्देदार से मुलायम से होते हैं ना उनको खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ओके, इस प्रकार से स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवचवाले जंतु का आहार करती है, शिकार करती है। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखे गए खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मानव में पाचन पढ़ेंगे बच्चों। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि हम अंतर्ग्रहण क्या कराते हैं पहले ये समझेंगे हम बच्चों। अंतर्ग्रहण वो होता है मतलब कि ना हम भोजन का अंतर्ग्रहण क्या है, यानी कि भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना, कि अपने अंदर लेना, खाना, इसे पचाते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं? पचाक करते हैं। और कभी कभी ये पचता नहीं है, यानी कि भोजन पचता भी नहीं है ये क्योंकि हमारे अनुकूलित नहीं होता है। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है। देखिए बच्चों, भोजन किस नली? सतत नली है, बहुत सा 7 नली। सतत मतलब 7 यानी कि बहुत सा नली वही से गुजरता है। 6 ऐसे इस प्रकार की नली होते हैं। और एक आपका मुख होता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर पहले मुख गुहिका से प्रारंभ होता है और लास्ट में गुद्दा में निकलता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहले मुख गुहिका में जाता है भोजन, फिर इसका ग्रास नाली में आता है या ग्रसिका में भी कह सकते हैं। आमाशय फिर जाता है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में जाता है, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में जाता है जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मल द्वार अथवा गुदा में जाता है। फिर आपको ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। मुख गुहिका से गुद्दा तक ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एंड 100% ये गारंटी है। इसे आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए बच्चों। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सब मार्ग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। पाचन नली का निर्माण ये सारे भाग मिलकर को बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नल विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलते हैं। देखिए इसको समझते हैं हम। जो क्षुद्रांत है, आमाशय की आंतरिक भित्ति पर क्षुद्रांत है। किस भित्ति पर? यानी कि जो अंदर की ओर, आमाशय के अंदर की ओर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत है। और आहार नाल से संबंध ग्रंथि है जैसे लाला ग्रंथि है, यकृत है, अग्न्याशय है। ये सभी पाचक रस स्रावित करते हैं। कौन सा रस स्रावित करती है? पाचक रस। ये भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में।
पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। जो पाचक रस होते हैं, जो भी जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट, इनको सरल रूप में बदलते हैं। ये मतलब कि कार्य है, पाचक रस क्या करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो हम लिखे आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है मानव पाचन तंत्र। एक डायग्राम है, एक देखिए, जो ये हमारा शरीर है, यहाँ पे मुख गुहिका है, फिर यहाँ उसके थोड़ा नीचे लाला ग्रंथि है, और ये पाइप से बनी हुई तो यहाँ जो पाइप से बनी हुई लंबी रेखा है वो ग्रशिका है यहाँ पे, और उससे चलते हुए इधर साइड में है, इस टाइप में है वो ग्रशिका है, मतलब अमाशय, सॉरी, यहाँ पे अमाशय होता है, जैसे कि आप समझ ले कि बाजुओं में, और इसी के सामने हल्के नीचे पित्ताशय है। ओके, उसके ऊपर यकृत इस प्रकार से, और ये अग्नाशय है, और ये छिद्रांत्र है उसके नीचे। अग्नाशय अमाशय की आंतरिक भित्तियां, इनका अमाशय के ऊपर में छिद्रांत्र है बच्चों, और इसके थोड़े नीचे गुजरते हुए बृहदांत्र। ये देखो छिद्रांत्र कितना लंबा है, इतना दूर तक, और इसके नीचे मलाशय है। क्या है, मलाशय, यानी कि मल द्वार, यानी, और नीचे गुद्दा, जहाँ से पूरा पाचन तंत्र पूरा होता है। मुख्य और मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी कि भोजन किसके द्वारा अंदर जाता है शरीर में, मुख के द्वारा, यानी मुंह के। जब आहार को शरीर अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, आहार के शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब आगे बढ़ते बच्चों, कुंडली, हम दांतों के साथ भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति विभिन्न है तथा उनके कार्य विभिन्न हैं। उनके अलग अलग नाम दिए हैं। चित्र 2.2.3 इस प्रकार से जो ये बना है दांत, एक कृतंक है, और ये दांत है रजनक, और ये इस प्रकार से बनी जाते हैं। अग्रचर्वनक है, और ये जो लास्ट में बच्चे चहुआ के जैसे 3 दांतें हैं वो है चर्वनक। क्या है, चर्वनक, यानी कि चर्वनक, अग्रचर्वनक, रजनक और कृतंक। ये दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतें हैं। इन क्रियाकलाप आप खुद से पढ़िएगा बच्चों। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होते हैं। कौन सी ग्रंथि, लाला ग्रंथि, जो लाला रस को स्रावित करती है। ठीक है, याद रखिएगा आप। दूर के दांत तथा स्थानीय दांत, सभी बच्चों के साथ अक्सर ये ऐसा होता है, अगर वो कुछ वर्ष पूर्व उनके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों को प्रथम छोटे शैशव काल, यानी कि सबसे पहले जो दांत निकलता है बचपन में निकलता है। उसके 8 वर्ष की आयु तक होते होते बच्चों, जैसे हम 8 साल के हुए, उसके 8, 9 या 7 ऐसे करते हैं दांत सारे गिर जाते हैं। मतलब इतने भी नहीं, बारी बारी करके इन्हें दूध के दांत कहते हैं, जो प्रथम शैशव काल में होते हैं और 8 साल तक उम्र में गिर जाते हैं, उसे दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे नए दांत निकलते हैं, पर इन्हें स्थायी दांत कहते हैं, जो जवान से बुढ़ों तक का काम आता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। मिठाइयाँ और दंत, हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने पर चाहते हैं हम
ज़्यादातर मुख की सफाई न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगती है। ये जीवाणु दांतों के बीच फंस भोजन की शर्करा का विघटन अम्ल निमोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है आधार चार्ट में देखिएगा। यह हम धीरे धीरे दांत को क्षति पहुँचाते हैं, इसे दंतक से कहते हैं। आप परख नली बी में क्या अंतर देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो परख नली है, एक है ए एक है बी। दोनों में क्या अंतर है? उबला हुआ चावल है, जल है, आयरन विलयन तो है तो सब में, लेकिन जल और आयरन विलयन दोनों में है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? एक में है उबला चावल, दूसरे में है चबाया हुआ चावल, बस ये अंतर है। लेकिन इसका परिवर्तन क्या है? लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बढ़े। देखिए बच्चों, जो लाला रस यानी कि लाला ग्रंथि जो लाला रस प्रोवाइड करता है वही लाला रस का काम यानी कार्य क्या है? मंड को शर्करा में बदलना है। क्या है? मंड को शर्करा में बदल। मंड और शर्करा भी एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख, गुहिका, कधर, ताल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। भोजन में लार में को मिलाने का कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जीभ के स्वाद के विभिन्न क्षेत्र है। जिसको आता है इसे बच्चे 1, 2, 3 नंबर डाल के बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। टोटल 5 टेस्ट का नाम है, यानी 5 स्वादों का नाम बता के आप बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्रियाकलाप हमें नहीं करना है अभी। को मिलान सकता था गिनने निकलने में भी जीभ द्वारा ही हम स्वाद पता चलते हैं। जीभ का स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है होता है। भोजन नली ग्रसिका, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका नली वक्त से होती हुई जाती है। ग्रसिका के भीतरी संकुलन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा मांस खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद वापस स्वपन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने भाव को एवं ढापा से इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रसिका में भोजन की कटिंग। ये हमारे ग्रसिका है। ग्रसिका में एक भोजन है और ये ग्रसिका है और ये यहाँ पे लास्ट में मांस है। पहले हम पढ़ेंगे भोजन नली ग्रसिका पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे मांस। मांस मोटे भीती वाली थैलोनिमा संरचना है। यह चपटा जेक की आकृति का होता है। देखिए बच्चों, जो ये अमाशय है इस प्रकार का जेक की तरह बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे जे आकृति का बताते हैं। तथा आहार नल का सबसे चौड़ा भाग यही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आहार नल में सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो आप बता सकते हैं ऑफ कोर्स कि अमाशय है। जब एक और ग्रसिका या ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी की ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। ओके बच्चों, ये जो एक और क्षुद्रांत्र में खोलता है। कभी कभी आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय ज्ञात बात करते हैं, आपको खांसी उठती है, हिचकी आती है, घुटन का अनुभव होता है। खाद्य कणों के श्वास प्रवेश करने के कारण ऐसा होता है। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली वायु फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी एक ही होते हैं।
फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? वाल्व का कार्य करते जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कारण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा इसकी अटी या खांसी उठती है। हमारे का आंतरिक स्तर भागों श्लेष्मल हाइड्रोलिक अम्ल तथा पाचक रसों का स्रावित करता है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन ये हमारे का आंतरिक स्तर यानी कि आंतरिक भाग जो है अंदर के भाग वे श्लेष्मल वे किस प्रकार के पाचक रसों का किस प्रकार का पाचक रस स्रावित करता है? तो आप बता सकते हैं श्लेष्मल और हाइड्रोलिक अम्ल जैसे पाचक रसों का स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय की आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। और पूछेंगे ये भी क्वेश्चन आता है कि जो श्लेष्मल होता है वे किसको सुरक्षा प्रदान करता है अंदर की तरफ? अमाशय को भोजन के साथ तक पहुँच जाते हैं या माध्यम के अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रस क्रिया करने में सहायता पाचक रस जठर रस प्रोटीन को इस प्रकार पाचक रस यानी कि जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थ कौन से रस जठर रस प्रोटीन को विघटित करते हैं सरल पदार्थों में बांटते हैं। ओके बच्चों, जो जठर रस होता है वही प्रोटीन को बदलता है सरल पदार्थों में। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भीति से कुछ रस स्रावित करती है। जो अमाशय था वो अमाशय सबसे चौड़ा आहार नल का भाग है और जो क्षुद्रांत है वो सबसे लंबा आहार नल का भाग है। ओके, यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर यानी कि पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करता है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय कहते हैं। पीतरस अवसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो यह पीतरस स्रावित करता है। जो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत बड़ी ग्रंथि है और पीतरस स्रावित करता है यानी कि पीतरस को स्राव करता है जो थैली में संग्रहित होता है। किसमें? थैली में। वो थैली का नाम होता है पित्ताशय। क्या है नाम उसका? पित्ताशय। पित्ताशय नाम है, ठीक है। पीतरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होता है। अग्नाशय किस प्रकार का होता है? वह हल्का पीला रंग होता है और वो बड़ी सी ग्रंथि होती है। जमाशय होता है उसको ठीक नीचे स्थित होता है। किसके ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशय का रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन प्रक्रिया करता है। अब क्वेश्चन पूछे अग्नाशय का रस किस पर क्रिया करता है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर। इसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांत के निचले भाग पहुंचता है जहाँ आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जो आंतररस है वही पाचन क्रिया को पूर्ण करता है, ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वसा अम्ल एवं
बच्चा इसको आप अच्छे से टिक लगा लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वसा अम्ल एवं गिलस्ट्रॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जो वसा होता है वे वसा अम्ल और गिलस्ट्रॉल में परिवर्तित होता है, बदलता है। और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदलता है। ओके बच्चों, आप ये जो अम्ल का है वो चौथे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिससे कि मैंने उसको पहला ही वीडियो बना दिया था मैंने। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा मनुष्य की कार्य प्रणाली को खोज हुई। ये देखिए बच्चे, एक घायल व्यक्ति है। क्या है? घायल व्यक्ति। इसका नाम है एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव। क्या है? एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली घाव। ये कब हुआ था बच्चों? गोली इस व्यक्ति को लगी थी, बुरी तरह से घायल हो गया था। ये हुआ था 1822 में। 1822 में गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो जा, जो उसका वक्ष था बहुत ज़्यादा ग्रसित, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्दपूर्ण हो गया था। अमाशय में एक छिद्र हो गया था। अमाशय में छिद्र मतलब छोटा छेद हो गया था, एक छेद हो गया था। विलियम व्योमट नामक देखिए बच्चों, जो कहानी है वो अमेरिका का है। ठीक है बच्चों, ये अमेरिकन लोगों का है। अमेरिकी सैनिक चिकित्सालय, और ये जो आदमी है ये भी अमेरिकन सैनिक है। सैनिक चिकित्सक के पास ले जाएगा। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। व्योमट का छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रश्न किए। व्योमट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भीति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि अमाशय दांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार ये जो कहानी है अमेरिकन कहानी है, हम आपको इसको छोटे में बता देते हैं। एक मतलब कि ना एलेक्सिस सेंट मार्टिन घायल 1822 में, जो कि एक अमेरिकन सैनिक था, और वो बहुत तरीके से मतलब कि पीड़ापूर्ण हो गया था, और जो अमाशय में उनका छेद हो गया था। फिर वो व्योमट नामक अमेरिकन सैनिक के पास, चिकित्सक के पास गया, यानी कि डॉक्टर पास। तो वहाँ पे उन्होंने जान तो बचा ली, लेकिन उन्होंने अमाशय का छेद नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने छेद को ढक दिया। इसी कारण व्योमट और उस व्यक्ति ने देखा कि क्षुद्रांत्र मतलब अमाशय में से दांत तभी खुलता है जब भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। और ये किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है उन्हें ये देखने का मौका मिला। बच्चों, क्षुद्रांत में अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। बच्चों, क्षुद्रांत में अवशोषण किस प्रकार से होता है अब हम पढ़ेंगे। क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चल जाता है। इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं। क्या बच्चों? अवशोषण। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। ठीक है, तो जो क्षुद्रांत होता है उनके अंदर का भाग होता है जो अंगुलियों के समान बना होता है, उभरा होता है, उन्हें दीर्घरोम भी कहते हैं और रंसाकुर भी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम के अंत में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन, यहाँ पे आंसर, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दीर्घरोम के क्या कार्य हैं यानी कि रंसाकुर के क्या कार्य है, तो आप ये लिख सकते हैं पर कि दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म निधुर वाहिकाओं का जाल फंसा रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचा हुआ भोजन अवशोषण होता है, यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रकार को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन
कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की तरफ चल जाता है। ये देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर चला जाता है। चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्ध्व काम शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए इस प्रकार सांघीकरण करता है। जो सांघीकरण होता है बच्चों, जब अवशोषित पदार्थ सांघीकरण क्या होता है, एक अवशोषित पदार्थ होता है और रुधिर वही काम होता है, उसके अंदर इन विभिन्न भागों तक शरीर में चला जाता है, फिर उन जटिल पदार्थों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इन प्रक्रम को सांघीकरण कहते हैं। कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता, उसे बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। गुद्दा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। मल की द्वारा निकाल जाता है बाहर गुद्दा द्वारा, इसे हम निष्कासन कहते हैं। यानी कि गुद्दा द्वारा मल बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। क्या कहते हैं? निष्कासन। और यहाँ पे बृहदान्त्र में पढ़ेंगे अब। बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी जो बृहदान्त्र होती है क्षुद्रांत्र की अपेक्षा में, क्षुद्रांत्र के अगर हम उनका मिलान करें तो बहुत चौड़ी अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। उपजा हुआ भोजन अपचित पदार्थ मलाशय में चल जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुद्दा द्वारा मल बाहर निकाल जाते हैं, निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। कभी गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहार अन्य जंतु को देखा है? वो उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं। जुगाली क्या होता है बच्चों? जुगाली आपको पता है? आपने अगर देखा होगा कि गाय होती है और घास बाटी है, वही चबाने में पच जैसे आवाजों को निकाल कर मतलब कि निकाल कर जुगाली करते हैं, तो उसे हम जुगाली करते हैं। वास्तव में ये घास को जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग को भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। कौन सा अमाशय? प्रथम अमाशय, इसे रुमेन कहते हैं। रूमिनेंट अमाशय 4 भाग में होता है। रूमिनेंट होता है जो जंतुओं को अमाशय में 4 भाग में बांटा रहता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल यानी कि कड भी कहते हैं, परंतु बाद में इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमनंथन कहते हैं, रोमनंथी। और इस पर इन जंतुओं को हम रोमनंथी जंतु कहते हैं। जुगाली करना कहलाता है तथा ऐसे जंतु रुमिनेंट अथवा रोमनंथी कहलाते हैं। दस्त क्या है? कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार निष्कासन कर सकते होते, लेकिन वो पीछे मतलब कि गुद्दा द्वारा नहीं निकलता है। वो दस्त हमारे मुंह द्वारा ही निकलता है। ये किसके कारण होता है? अपाचन। यानी जब हम उल्टे सीधे पदार्थ खाना खा लेते हैं और पेट में गुड़ जैसे मतलब कि नहीं होती है, तो मल तो निकलता ही, लेकिन एक मल होता है पतला जल रूपी मल, जिसे हम दस्त यानी कि उल्टियाँ कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाते हैं। इसकी क्षति बहुत अत्यधिक होती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, चिकित्सक के पास अवश्य जाना चाहिए, लेकिन उसे जाने से पहले ही रोगी को एक गुनगुने जल में चुटकी नमक एवं चीनी घोल पिलाना चाहिए। चीनी घोल कर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल यानी कि ORS कहते हैं, ORS। घास में सेलुलोस की प्रचुरता अत्यधिक होती है। मतलब कि जो सेलुलोस होता है घास में, वो अत्यधिक पाया जाता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमनंटी पशु, हिरण आदि के रूमेन सेलुलोस का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु मानव सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे जंतु होते हैं
एवं मानव होते हैं। मानव तो अत्यधिक करके सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों को जैसे घोड़े, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं ब्रह्मांड के बीच एक थैलोनिमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंतनाल कहते हैं। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम जैसे घोड़ा, खरगोश आदि क्षुद्रांत ब्रह्मांड के नीचे थैलोनिमा बड़ी संरचना होती है, इसे अंधनाल कहते हैं। ये सारे नालों में से एक है अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। जब तक अपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसे में पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार का भोजन अंतरण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा नियंत्रण अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अत्यधिक अमीबा एक प्रकार का जंतु है, जीव है। अमीबा निकलता इन्हें गति एवं भोजन पकड़ने में सहायता होता है। यहाँ पे कुछ यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहती है जिन्हें पादाब यानी कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करके उसे निकलता है। खाद्य पदार्थ उसकी धानी में फंस जाते हैं। यहाँ पे है अमीबा, देख सकते हैं ये अमीबा है, अमीबा है। और ये इसका चित्र यहाँ पे एक बैचिप्ट अपशिष्ट है। वहाँ पे खाद्य धानियाँ है, इसके कनिका है। यहाँ पादाब कृत्रिम पाँव, यहाँ पे अंतर्ग्रहण खाना को अंदर की ओर लेता है, अपने केंद्रक है। यहाँ पे इसका केंद्र है। ये खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। खाद्य धानी में ही इसके पाचक रस स्रावित होते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाता है अमीबा खाद्य धानी में किस रस का स्रावित करता है, तो पाचक रस। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करते हैं किस प्रकार पर, खाद्य पदार्थ उन पर छल पदार्थ करते हैं, धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग करते हैं। बिना पाचा भूपृष्ठ खाद्य धानी बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पचन का आवृत्ति प्रक्रम सभी के समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में व्यक्त किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप अत्र द्वारा अवशोषित कर के अन्य भागों में विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक फॉर यू, आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए। एंड आप सब जैसा वीडियो हमारे देख और ऐसे आप सपोर्ट करते रहिए हमें। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे जल्दी बढ़ाइए। और 500 सब्सक्राइबर हमारे प्लीज़ जल्दी से करवा दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू। एंड जो भी आपको कन्फ्यूजन डाउट होता है 7th क्लास के बच्चों या 7th क्लास के अंडर में, वे हमारे कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज।